नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर देवासी सर पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने बहुत ही शानदार, मज़ेदार और ट्रिक वाला टॉपिक लेकर आए हैं, हाथ से बनाए हुए नोट्स, जहाँ हम पढ़ने वाले संज्ञा से अव्यय तक। और इसमें हम जो विकारी शब्द हैं उन विकारी शब्दों को बारी बारी से इन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों 6 क्लास से लेके 12 क्लास तक बोर्ड के एग्ज़ाम में इनके सवाल बनते ही बनते। अन्य किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लाभदायक आपके लिए होने वाला है। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, जो टॉपिक है संज्ञा का, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक है संज्ञा, और संज्ञा को बोले तो नाउन। क्या है दोस्तों? नाउन। तो नाउन को जब पढ़ते हैं संज्ञा को, तो उसकी पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो सार्वभौमिक प्राणी हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आइए हम इन तीनों को अलग अलग से पढ़ते हैं। पहले अगर बात करें दोस्तों, दूसरा ये तो थी उत्पत्ति के आधार पर। यदि आपको पूछे अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार है, तो दोस्तों ये हैं 5 प्रकार। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वो थी व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और इस बात में व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर बात करें, यदि आपको व्यक्तिवाचक की परिभाषा पूछे तो वो इस प्रकार होगी कि वह संज्ञा जो एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष वस्तु या एक स्थान विशेष के बारे में बोध करवाती हो, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। अर्थात जिसके अंदर विशेष शब्द हो, कुछ खास हो इस दुनिया में, या फिर यूँ कि वो सार्वभौमिक हो, वो हमेशा इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नोट के रूप में जो एक से अधिक बारे में बोध करवाती है ना, वो हो जाएगी दोस्तों क्या? जातिवाचक। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक के उदाहरण के तौर पर, तो देखिए दोस्तों व्यक्तिवाचक में क्या आएगी? गंगा, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य। यानी दुनिया में सार्वभौमिक हो, दुनिया में अपने आप में कुछ खास या विशेष हो, वो तो संज्ञा आ जाएगी व्यक्तिवाचक में। किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा पूछे दोस्तों, तो वो इस प्रकार होगी कि वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध करवाती हो, यानी एक जाति की, एक ही कम्युनिटी वर्ग के बारे में बोध करवाती हो, वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर बात करें पदों के बारे में, उदाहरण के तौर पर जैसे पद, जैसे एसडीएम, डीएम, उपसभापति, सभापति, वीडियो, ये सभी क्या है? पदों के बारे में। यदि आपको पूछे उसका व्यवसाय पेशा, तो आप कह सकते हैं वकील, शिक्षक, मौसी, ठेकेदार। ये क्या अपने आप में एक अलग कम्युनिटी है, एक तरह की एक जाति का बोध करवा रहे हैं। संबंधों के बारे में पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ, ये सभी संबंधों के बारे में। अगर प्राकृतिक आपदाओं की बात हो तो आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर के बारे में स्टूल, कुर्सी, मेज़, टेबल, ये हो सकती है। जैसे पहाड़, पर्वत, नदियाँ, झरना, ये भी हो सकती हैं। किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे पंखा, टेबल, कुर्सी आदि। तो ये किसी भी तरह की अगर जातियों का बोध हो, जहाँ पर अगर बात करें व्यक्तियों के बारे में, तो व्यक्तियों में जैसे देखिए मनुष्य है, महिला है, हाँ, या मोर है, सांप है, या फिर किसी तरह के भी नाम हो, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, जातिवाचक के भी 2 उपभेद बांटे गए हैं। एक है समूहवाचक और एक है द्रव्यवाचक। समूहवाचक के अंदर ये दोस्तों जातिवाचक का ही भेद है। तो जातिवाचक के भेद आता है एक समूहवाचक, वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध करवाती है। किसके? समूह के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बोध करवाती है। देखो नाम ही से पता चल रहा है, समूह यानी किसी ग्रुप का बोध करवाती हो। जैसे कक्षा, सेना, संगठन,
अधिकारी, पुलिस, बारात, मंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी। अर्थात इन सभी में कहीं ना कहीं एक ग्रुप बना होता है, यानी कह सकते हैं कि एक से अधिक उसके अंदर क्या है, संख्या है, समूह का बोध करवा रही है। तो जिस समूह के अंदर बोध हो वह हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। अगली बात करें दोस्तों, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक की परिभाषा वह संज्ञा जिसमें मापा जा सके, तोला जा सके, लेकिन उसे गिना ना जा सके, वह क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर दूध, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक है, लिक्विड फॉर्म है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म हो, गैसीय फॉर्म हो, या फिर किसी पदार्थ का नाम हो, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में। और अगला है दोस्तों तीसरी जो संज्ञा, भाववाचक। क्या है दोस्तों, भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध करवाते उसे क्या कहते हैं, भाववाचक। जैसे क्रोध, ईमानदारी, गरीबी, सुगंध, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन, बचपन, बुढ़ापा, सुंदर, ये सभी क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों सर्वनाम की अगर यदि आपको अर्थ पूछे सर्वनाम का दोस्तों, तो इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम। अगर परिभाषा बात करें वहीं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वे शब्द क्या कहलाते, सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनामों की वैसी संख्या है 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या है 11, लेकिन यदि सर्वनाम के भेद या प्रकार पूछे जो कि सलन है, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उसके 6 प्रकार हैं। कितने हैं, 6। कौन कौन से 6 हैं, तो आइए समझाते हैं। नित्यवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, ये, वे। अनित्यवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, अर्थात यहाँ प्राणी व यानी सजीव और निर्जीव के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रश्नवाचक में जितने भी प्रश्नवाचक आते हैं वो। संबंधवाचक में जो, सो, जिसका, उसका। निजवाचक में स्वयं, आप, खुद, अपने आप। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आइए बारी बारी से इनको पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों नित्यवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के बोध होते हो उन्हें नित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। उदाहरण के तौर पर यह मेरी कार है, तो निश्चितता का बोध हो रहा है यह। मेरा घर है, वह मेरा घर है, तो वह निश्चितता का बोध हो रहा है। वे तुम्हारे पति हैं, तो निश्चितता का बोध हो रहा है। जहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है, जहाँ फिक्स का बोध हो रहा है, वह किस सर्वनाम को, नित्यवाचक। अनित्यवाचक सर्वनाम, तो ये देखिए अनित्यवाचक सर्वनाम की बात करें, जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु होने का बोध ना हो उन्हें अनित्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ। जैसे उदाहरण के तौर पर कि चाय में कुछ गिरा है। चाय शब्द क्या हो जाएगा, चाय। चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ शब्द आया जो कि किसका संबंधित हो रहा है, निर्जीव का। किसका, निर्जीव का। तो जहाँ निर्जीव का बोध हो रहा हो तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा कुछ शब्द है वो किसके लिए, निर्जीव के लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा अनित्यवाचक। जैसे रीना को कोई मिल गया, कोई निश्चितता का बोध नहीं है, तो ये अनित्यवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का या करने का बोध हो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। उदाहरण के तौर पर
क्या खा रहे हो, प्रश्न हो रहा है। कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या, कहाँ, ये सब क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों में किसी संबंध होने का बोध हो और पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या हो, आधारित हो, बहस हो, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जिसका, जिसकी, उसका, उसकी, जैसा, वैसा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, आधारित है। तो देखो जिसकी, उसकी, जैसा देश, वैसा वेश। तो देखो जैसा और वैसा, जिसका क्या आपस में दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, संबंध होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम, और जिन सर्वनामों में स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध हो वे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद। जैसे उदाहरण के तौर पर आप भले तो जग भला, तो आप, मैं आप जाऊंगा, यानी मैं अपने आप जाऊंगा, तो देखो स्वयं का बोध हो रहा है। अगला है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, इनके दोस्तों 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। मध्यम में तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे। अन्य में यह, वह, ये, वे। तो दोस्तों देखिए हम बनाए हुए सिंपल साधारण नोट्स हैं ताकि छोटे बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको किसी तरह की कोई समस्या, प्रश्न में समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और साथ ही आपको अगले किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है ये भी साथ में बताइए, कौन सा टॉपिक आपको कठिन लग रहा है। और अगला टॉपिक हम जो बात करने वाले हैं वो हैं दोस्तों विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। 12th क्लास तक के एग्ज़ाम में इसके प्रश्न बनते हैं, अन्य चाहे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो इनके प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आइए हम विशेषण को सरल, आसान और ट्रिक के साथ में समझने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, आइए इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो विशेषण पूछे आपको यदि, तो जो शब्द विशेषता बताते हैं तो वे तो क्या हो जाएगा, विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य। विशेषता किसकी बताई जा रही है, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की, तो वो क्या कहलाएंगे, विशेष्य। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए वह क्या होगा, प्रविशेषण। और क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वे क्रिया विशेषण। तो देखो दोस्तों आपको सरल और आसान तरीके से समझ में आए होंगे। कईयों ने पहली बार ये नाम सुना होगा, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण। तो देखिए दोस्तों इनको समझिए। आइए आगे हम इनको बारी बारी से समझाते हैं उदाहरण के तौर पर और इनके भेद बताते हैं। तो विशेषण के यदि आपको भेद पूछे, प्रकार पूछे, तो दोस्तों इसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 4। कौन कौन से, सार्वनामिक वाचक, इसका यदि दूसरा नाम पूछे दोस्तों तो इसका दूसरा नाम होता है संकेत वाचक। कौन सा, संकेत वाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। पहला है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। ये इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं। इसके भी 2 प्रकार होता है, एक मौलिक सार्वनामिक, एक यौगिक सार्वनामिक। कितने, 2। अगला है दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी 2 प्रकार होता है, निश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। सुमन का सब्जेक्ट में 5वां स्थान आया है, ये किसका है, निश्चितता का बोध हो रहा है। बारात में कुछ लोग आए हैं, अनिश्चित संख्या, कुछ किसका है, अनिश्चित संख्या। तो जिसमें कोई संख्या फिक्स नहीं होती है, कुछ है, ज़्यादा है, कम है, ये शब्द किस में आए तो ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। अगला है दोस्तों गुणवाचक, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी गुणवाचक यदि पूछे परिभाषा तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, रूप, रंग, दशा, अवस्था का बोध करवाए वे क्या हो जाएंगे, गुणवाचक में।
जैसे काल का बोध करवाए, जैसे पुराना, नया, आधुनिक, प्राचीन, ताज़ा, मौसमी। रंग रूप का बोध कराए, काला, पीला, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद। आकार का बोध हो, तिकोना, चौकोर, गोल, वर्गाकार। दशा का बोध करवाए, लंबा, मोटा, पतला, चौड़ा। गुण का बोध कराए, ईमानदारी, बेईमान, सुंदर, अच्छे। ये हो गए कपटी। और परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो जिन विशेषणों में संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक। उदाहरण के तौर पर राधा ने 1 लीटर दूध पी लिया, तो 1 लीटर कहाँ हो रहा है? मात्रा का बोध हो रहा है। किसका? मात्रा का, तोला जा सके। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है। नीलिमा की साड़ी 6 मीटर लंबी है, तो इसको क्या है? मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। वे किस में आ जाएंगे? परिणामवाचक। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चिंत का, अनिश्चिंत का। आइए हम एक आपको उदाहरण के तौर पर समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो बताए गए कि ये विशेषण कैसे हैं। जैसे वह लड़की लिखेंगे, वह लड़की बहुत सुंदर है। तो देखिए इसमें किसकी विशेषता बताया जा रहा है? लड़की। तो लड़की क्या हो गया? विशेष्य। बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण। लेकिन बहुत सुंदर, तो बहुत क्या आ गया? परविशेषण। क्या आ गया? परविशेषण। तो ये क्या हो गया? ये सुंदर लड़की। तो ये आपको इसके उदाहरण के तौर पर समझाए। अच्छा, विशेषकर ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वीडियो लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों बिना किसी स्क्रिप्ट के वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए सबसे पहले क्रिया की हम परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार है वो देखिए दोस्तों। इस प्रकार परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी का काम का होना या करना या पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। नोट, अगर बात करें क्रिया में तो धातु को मूलतः क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है। धातु की जो मूलतः क्रिया होती है ना, उसको मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया। अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? धातु। धातु संस्कृत में बोलते हैं, तो जो मूल रूप है में वही धातु हैं। और तो ये थी इसकी दोस्तों परिभाषा। और क्रिया का निर्माण कैसे करें तो देखिए, यदि आपको शॉर्ट ट्रिक में बताए दोस्तों, ये हमारे द्वारा हाथ से बनाए गए नोट्स और वेरी इंपॉर्टेंट है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नवीन हिंदी व्याकरण के या अन्य किसी कंपटीशन से लिए गए स्रोत से हैं। ये दोस्तों ऑथेंटिक नोट्स बनाए गए हैं, किताबों से लिए गए नोट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, धातु में यदि आप ना शब्द जोड़ दो, क्या शब्द जोड़ना है? ना जोड़ने से क्रिया बन जाती है। जैसे धातु दे दिया आपको चल, पीछे ना लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलना। पढ़ धातु में ना लगा दो तो हो जाएगा पढ़ना। हंस धातु में ना लगा दो हंसना। रो धातु के अंदर ना लगा दो तो हो जाएगा रोना। यानी किसी भी धातु के पीछे क्या? ना लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनते ही बनते हैं। क्रिया के भेद या प्रकार की बात करें दोस्तों, तो मुख्यतः जो क्रिया की जो अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर यदि बात करें तो 2 प्रकार हैं। एक होती है साक्रामक, दूसरी होती है आक्रामक। वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम तो ये प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों आपके सामने साक्रामक क्रिया की परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया में कर्म या कर्म होने की संभावना हो उसका क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पे पड़े तो वह क्रिया, कर्म की संभावना पड़े तो वह क्रिया साक्रामक कहलाएगी। अर्थात जिसमें कर्म प्रदान हो। उदाहरण के तौर पर राम फल खाता है, तो मुख्य जो कर्म क्या है दोस्तों? फल। कर्म क्या है? फल। तो क्रिया भी किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार। फल खाता है। राम गाना गाता है, तो राम गाना के अनुसार क्रिया आएगी गाता। राम पत्र लिखता है, तो पत्र के अनुसार आएगी लिखता है। तो जो भी क्रिया है वो किसके अनुसार आती है दोस्तों? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। तो वो क्रिया क्या हो जाएगी? साक्रामक क्रिया। और यदि पूछे आपको आक्रामक क्रिया की परिभाषा, तो जिस क्रिया में कर्म प्रदान ना होकर उसका फल प्रभाव सीधे सीधे कर्ता पे पड़े तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? आक्रामक क्रिया। ट्रिक, अगर काम खुद पर हो रहा है तो वह क्रिया किसका है? वो कहलाएगी आक्रामक क्रिया। हम ट्रिक के साथ में शानदार हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं दोस्तों, आप इन्हें ध्यान से देखिए और समझिए। उदाहरण के तौर पर हंसना, जागना, रोना, सोना, नाचना, ओढ़ना, पीचना, ये सभी जो काम अपने खुद के ऊपर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी? आक्रामक क्रिया। अब क्रिया के कुछ अन्य भेद देखते हैं दोस्तों। तो इसके अन्य भेद 6 प्रकार के होते हैं। एक पूर्वकालिक,
द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया। आइए देखते हैं इनको बारी बारी से। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जब कर्ता एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया का प्रारंभ होना, पहले क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर रीना खाना खाकर सो गई। रीना ने क्या काम किया? खाना खाया फिर सो गई, तो दो काम हो रहा है, एक कार्य प्रारंभ, दूसरे कार्य समाप्ति की ओर। दुष्यंत पानी पीकर सो गया, पत्र लिख कर चला गया। तो जिस शब्द के पीछे अगर कर ये जो दिख जाए ना क्रिया के पीछे कर, देखिए खाकर, पी कर, लिख कर, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। पहचान देखिए, कर या करके शब्द आ जाए तो वो क्रिया हमेशा पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, जिस क्रिया में दो कर्म हो वह क्रिया द्विकर्मक कहलाती है। जैसे रीना ने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई, पहला बच्चा दूसरा अंग्रेजी, तो दो कर्म हो गए ना। इसी तरह अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई, तो देखो बच्चा और हिंदी दोनों क्या हो गए? दो कर्म। अगली बात कर दो तो संयुक्त क्रिया में जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है या निर्माण होता है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखो इसकी पहचान कैसे करनी है? जहाँ आवाज़ या ध्वनि में बल लगाना पड़े उसे क्या कहे? जैसे जाने दो, तो वह संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली। रीना खेलती खेलती रहती है। मोहन पढ़ता पढ़ता लिखता है। हिना फ़ोन कंप्यूटर चलाती है। दिव्या फ़ोन कंप्यूटर चलाती रहती है। और मुझे जाने दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो जहाँ क्रिया पे बल लगे। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है दोस्तों? वे क्रिया जिससे पता चले कि कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य कार्य से कार्य करवाया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे धातु में आना तथा क्या हो जाएगा? वाना, दो शब्द आ जाए, आना और वाना। जैसे प्रथम क्रिया में आना, दूसरे क्रिया में वाना। जैसे चलना, चलवाना, उठना, उठवाना। ये सहायक क्रिया के तौर पर सहायक क्रिया का मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ को स्पष्ट या पूर्ण करती है, वह क्रिया सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में जैसे है, हूँ, था, थी, ता, थी, गा, गी, ये। वह स्कूल जाती है, वह खाना खाएगी। ये दोस्तों सरल आसान भाषा में हमारे द्वारा बड़ी ही मेहनत से नोट्स बनाए, बड़ी ट्रिक के साथ इसे नोट्स बनाए। ये दोस्तों बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। हमने सरल और बेसिक स्तर से ही आपको इसके जो लैंग्वेज है उस तरह से बनाए हुए नोट्स हैं।